हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप देखना एग्ज़ाम पैटर्न से ये पूरे मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो एजुकेशन, करंट अफेयर्स, एजुकेशन जीके और जो नॉर्मल जीके है उससे, जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे तरीके के क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से देखने को मिलेंगे। देन NEP 2020 से, ICT से जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन जनरल इंग्लिश के आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपकी इस वीडियो को देख के काफ़ी अच्छी तैयारी एग्ज़ाम की, मतलब आई एम श्योर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अब तक तो अच्छी हो ही चुकी होगी, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि वेयर यू स्टैंड, आपकी तैयारी कैसे हो रखी है। एंड में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस वीडियो में। एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या रहा, और फीडबैक दीजिएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चंस। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम्ड युविका 2022 फॉर चिल्ड्रन। ये हमने युविका स्कीम के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी है मेरे प्लेलिस्ट में जाके, आई रिमेंबर ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था और ये NVS के टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में युविका स्कीम 2022 बच्चों के लिए लॉन्च की गई है, तो हमें बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने युविका 2022 को लॉन्च किया है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। A ऑप्शन बाबा एटॉमिक रिसर्च, B ऑप्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, C काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड D डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी आपको पता ही होगा युविका 2022 इसरो ने लॉन्च किया है, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन B यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। और इस बार आप मान के चलिए इसरो से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो इन्होंने आदित्य L1 लॉन्च करेंगे ये, और अभी जो चंद्रयान भी इन्होंने लॉन्च किया, तो आपको इनसे देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू HRD मिनिस्ट्री इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। HRD मिनिस्ट्री को NEP 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा नाम, न्यू नेम दिया गया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था पहले, HRD मिनिस्ट्री। अब ऑप्शंस देखते हैं, 4 ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे पास। डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर नन ऑफ दीज। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 HRD मिनिस्ट्री को चेंज करके अब इसका नाम रख दिया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। सो ऑप्शन C यहाँ पे हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes dash as the medium of instruction across the nation। NEP 2020 के हिसाब से जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल में वो कौन सा होना चाहिए? लेट्स सी दी ऑप्शंस। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर मदर टंग। द करेक्ट आंसर इज द D पार्ट, दैट इज मदर टंग। और ये जो मदर टंग की लैंग्वेज में अगर हम बच्चों को सिखाएंगे कौन सी क्लासेस तक? प्राइमरी लेवल तक, मीन्स 5th क्लास तक ही हम मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। What is the name of the free DTH channel for education which was launched last year?
सो लास्ट ईयर 2022 में एक फ्री DTH चैनल एडुकेशन पे था, वो उसको स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने। तो उस पे सारी एडुकेशन से ही रिलेटेड उस चैनल पे चीज़ें दिखाई जाती थी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसका हमें नाम बताना है इस चैनल का। बड़े भारत, PM श्री, टाटा स्काई या फिर स्वयं प्रभा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ स्वयं प्रभा। सो लास्ट ईयर स्वयं प्रभा नाम का एक चैनल था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो स्टार्ट हुआ था, DTH चैनल था, एक फ्री एडुकेशन चैनल था वो। नेक्स्ट, RTE 2009 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच टू विच ग्रेड। जो RTE 2009 है वो कौन सी से कौन सी कक्षा तक के लिए लागू है, कौन सी ग्रेड्स के लिए वो लागू किया गया है। 4 ऑप्शंस है, जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए देख के ऑप्शंस। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इजी क्वेश्चन है ये काफ़ी। सो ऑप्शन सी, 1st to 8th ग्रेड, ठीक है, 1st क्लास टू 8th क्लास तक RTE 2009 रूल्स बना रखे हैं इन क्लासेस तक के लिए, इन ग्रेड्स तक के लिए। सो 1st to 8th ग्रेड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट समग्र शिक्षा स्कीम। सो समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में 2 पॉइंट्स है, चलो पढ़ लेते हैं क्या है। द स्कीम एक्सटेंड्स फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, it subsumes the 2 centrally sponsored schemes, सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म मतलब इनका जो अब्रीविएशन है, अब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, सीधा सीधा ये पूछ लेते हैं कि SSA क्या है। लिटरली NVS में के टाइम पे करंट अफेयर में क्वेश्चन था, पता नहीं RMSA या SSA से, तो पता होना चाहिए SSA क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, RMSA है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में हमें 2 चीज़ें, स्कीम के बारे में 2 चीज़ें बताई हैं। प्री स्कूल से लेके 12वीं कक्षा तक के लिए है ये समग्र शिक्षा स्कीम। और दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है, दूसरे पॉइंट में है कि इसके अंदर ये जो पूरा समग्र शिक्षा स्कीम है, इसके अंदर 2 स्कीम्स है। एक तो है SSA सर्व शिक्षा अभियान और दूसरी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। सो अब जो मेन क्वेश्चन है वो है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। A ऑप्शन ओनली 1, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। B ऑप्शन ओनली 2, जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है। C ऑप्शन बोथ, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। D ऑप्शन नन, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, दैट इज ओनली 1। सो सिर्फ जो एक पहला स्टेटमेंट है वो ही सही है कि जो समग्र शिक्षा स्कीम है ये प्री स्कूल से लेके कक्षा 12वीं तक के लिए है, 12th क्लास तक है, फ्रॉम प्री स्कूल टू 12th क्लास। और जो सेकंड है वो गलत स्टेटमेंट है। इसके बारे में हम और जानने की कोशिश करते हैं कि समग्र शिक्षा स्कीम या अभियान ये है क्या, बिकॉज ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज इनिशिएटेड बाय। ये जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था हमें बताना है। सो एक पॉलिसी आई थी उसी के द्वारा। 4 ऑप्शंस है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। सो इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंडर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये क्या है। ये एडल्ट एजुकेशन के बारे में भी बात करता है। स्कूल के जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है ये बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर एडल्ट एजुकेशन भी आया था और इंफ्रास्ट्रक्चर।
सो इसको मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोज़ में जो एजुकेशनल जीके की उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन इज, कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित नीति है। सो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, मदर टंग या फिर हिंदी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, Raja Ram Mohan Roy advocated strongly in support of the education of the people of India through the medium. So जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने strongly बताया था कि जो इंडियन एजुकेशन है वो कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, अरबिक में या फिर पर्शियन में। सो जल्दी से अपना आंसर चूज़ करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ इंग्लिश। राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि जो इंडियन एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंगथोंग विच बैग्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रॉन्ज अवार्ड 2023 is located in which state? सो कोंगथोंग को हाल ही में बेस्ट टूरिज्म विलेज का ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2023। हमें बताना है ये जो गांव है, ये जो विलेज है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज मेघालय। सो आपको अवार्ड पता होना चाहिए, ब्रॉन्ज दिया है, विलेज का नाम पता होना चाहिए, कोंगथोंग बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड इसको मिला है, कहाँ से बिलोंग करता है, मेघालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय भाषा उत्सव अ 75-day long event to celebrate Indian languages was started in which city? सो हाल ही में एक भारतीय भाषा उत्सव स्टार्ट किया गया है जिसमें इंडिया की 75 लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम कौन सी सिटी में स्टार्ट किया गया है उसका हमें नाम बताना है। चेन्नई, लखनऊ, कोची, वाराणसी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज लखनऊ। सो हाल ही में लखनऊ में भारतीय भाषा उत्सव में कितनी लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट किया है, 75 लैंग्वेजेस को। तो सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जगह का नाम, कितनी भाषाएं, इस उत्सव का नाम, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? नेशनल यूनिटी डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, कौन से लीडर की? पहली बात तो ये किस दिन बनाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। 31 अक्टूबर, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को बनाते हैं। और 4 ऑप्शंस है, किसके बर्थडे पे बनाते हैं, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर के। आई होप आप सभी को ये आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर NEP 2020 a new play-based learning teaching material was launched. Name it. जो न्यू पॉलिसी है एजुकेशन की NEP 2020, इसके अंदर एक न्यू प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल लॉन्च हुआ था। मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक इन्होंने टीचिंग मटेरियल, कुछ टीचिंग मटेरियल का मतलब होता है कि आप बच्चों को इस वे से पढ़ा सकते हो, ठीक है। टीचिंग मटेरियल होता है कि क्या टीचर जो मटेरियल यूज़ करे, जैसे कि चार्ट पेपर एक टीचिंग मटेरियल है, कोई वीडियो एक टीचिंग मटेरियल है, जो एक किताब है वो एक टीचिंग मटेरियल है, बिकॉज टीचर एक इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके पढ़ाता है। तो NEP 2020 के अंदर एक टीचिंग मटेरियल लॉन्च किया था प्ले बेस्ड। प्ले बेस्ड मतलब
खेल में, ठीक है, खेल कूद करते हुए कुछ इन्होंने ऐसा टीचिंग मटेरियल लॉन्च किया होगा। अब हमें उस टीचिंग मटेरियल का नाम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर, वेरी श्योर कि ये बहुत ही कम कैंडिडेट्स जो NEP 2020 जिन्होंने पढ़ा होगा उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या नाम है? चलो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। खेल का पिटारा, खेल खेल में, आओ खेले और पढ़े, या फिर जादुई पिटारा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जादुई पिटारा। सो एक न्यू जो प्ले बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो उसका नाम है जादुई पिटारा। अब इसके बारे में हम और समझते हैं कि है क्या। नाम से तो बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लग रहा है कि जादुई पिटारा है क्या। चलो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल गिव फ्री मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स अलॉन्ग विद द मिड डे मील? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रिमेंबर लास्ट जो वीडियो थी पार्ट 8, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि मिड डे मील का अब नाम चेंज हो चुका है। उसका क्या नाम है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मिड डे मील की तरह ही या फिर इसी से रिलेटेड कह लो। इंडिया की एक पहली ऐसी स्टेट है जिसने, मिड डे मील तो लंच की तरह होता है, बट एक इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जिसने बच्चों को फ्री मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी गवर्नमेंट स्कूल्स में देना स्टार्ट किया है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता गवर्नमेंट स्कूल्स में बांटना शुरू किया है। तो हमें उस स्टेट का नाम बताना है। ऐसी कौन सी स्टेट है जो ये कर रही है? अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर हरियाणा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु। सो तमिलनाडु ने ये जो इनिशिएटिव है, ये जो चीज़ है शुरू करी है। अब इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट IT कैंपस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स? सो इंडिया की फर्स्ट ऐसी कौन सी स्टेट है, नॉट इंडिया की बट वर्ल्ड की, आई एम सॉरी, वर्ल्ड की ऐसी कौन सी फर्स्ट ऐसी इंडिया की स्टेट है जिसने डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, या फिर हम हैंडीकैप्ड, अब सही वर्ड नहीं है बट डिफरेंटली एबल्ड वही होते हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। सो कौन सी स्टेट ने इन लोगों के लिए फर्स्ट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कैंपस खोला है जो कि वर्ल्ड में पहला है? सो कौन सी स्टेट ने ऐसा किया है हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है, केरला, दिल्ली, तेलंगाना और महाराष्ट्र। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना। और ये वर्ल्ड का ऐसा फर्स्ट IT कैंपस रहने वाला है जो कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों को एक कैंपस, एक बिल्डिंग प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, जो कि इससे पहले की वीडियोस है वो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है। सो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस देख सकते हैं। मोर ओवर मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी थी। मेरे पास बहुत से लोगों का कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ आप हिंदी में भी क्वेश्चंस डालिए या फिर बायलिंगुअल रखिए। देखिए मैं बायलिंगुअल तो हूँ, डेफिनेटली बायलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेजेस में। हाँ, प्रिंटेड वे में आई कैन से कि मेरा बायलिंगुअल नहीं है बिकॉज मैं सिर्फ इंग्लिश में ही स्लाइड्स रख रही हूँ, बट जितना मुझसे हो पाता है उसे मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मुझे हिंदी की टाइपिंग आती नहीं है एंड इंग्लिश इज़ माई मेन सब्जेक्ट, तो इस लैंग्वेज से मैं थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर डेफिनेटली मुझे हिंदी की टाइपिंग आती तो मैं वो भी कर लेती, बट उसमें मुझे मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं हिंदी की टाइपिंग नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में हर एक क्वेश्चन समझा पाऊँ जितना मुझसे हो सकता है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी जो लोग चाहते हैं कि हिंदी में भी मैं प्रिंटेड फॉर्म में लाऊं। अगर ऐसा मैं कर पाई तो डेफिनेटली मैं लेकर आऊँगी। एंड लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, शेयर भी करिएगा
अगर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे और ये वीडियो कैसी लगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकसेस ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, NEP 2020, ये बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करती है वो हमें बताना है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, 3 R's क्या होते हैं हम देखेंगे। ओनली न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी क्या है कि जो बच्चों की फाउंडेशन है बचपन की, ठीक है। लिटरेसी मतलब उनको लिखना भी सिखाए, हिंदी इंग्लिश, बेसिक चीज़ें हिंदी इंग्लिश की। और फिर न्यूमरेसी मतलब हिसाब किताब, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 R's वो हम आगे डिस्कस करेंगे 3 R है क्या। देन ओनली न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स, या फिर NEP 2020 का जो मेन फोकस है वो ये है कि बच्चों को बस काउंटिंग और छोटा मोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब आना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस और अच्छे से करेंगे, बिकॉज जो NEP 2020 का मेन फोकस है ना, NEP 2020 बहुत बड़ा है, बट जो इसका मेन फोकस है वो FLN ही है। सो FLN एक आप में खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि पार्ट है NEP 2020 का। तो आप ये मत सोचिएगा कि FLN इम्पॉर्टेंट नहीं है। FLN पे मैंने 3 वीडियोस बना रखी है। KVS का इम्पॉर्टेंट अलग से टॉपिक था, एक तो NEP 2020 था, बट KVS में एक FLN अच्छे अलग से टॉपिक दे रखा था। तो तब मैंने 3 वीडियोस बनाई थी, FLN को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, कोशिश करी थी सब कुछ मैं कवर कर लूँ। सो उन तीनों वीडियोस के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं FLN के। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, वैल्यूएबल रहने वाली है क्योंकि हमारे पास NEP 2020 का ये टॉपिक है। तो FLN एक खुद इंपॉर्टेंट टॉपिक है NEP के अंडर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट डांस स्कूल पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टेड। सो वर्ल्ड की ऐसी कौन सी पहली कंट्री है जिसमें फर्स्ट डांस स्कूल पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। हाल ही में ये इसी साल ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। कौन सी कंट्री में हुआ है हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें डांस स्कूल पता होना चाहिए कि ये है क्या। अब डांस स्कूल, डांस का जो मतलब होता है वो होता है एकदम सुबह सुबह जो 4-5 बजे का टाइम होता है ना, उसे हम बोलते हैं डान, मतलब सूर्य उदय से पहले वाला टाइम। अब सूर्य नहीं आया तो ऑब्वियसली सुबह तो हो चुकी है 4 बजे, बट जब स्काई मतलब आसमान में जब अंधेरा होता है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डान। सो वर्ल्ड में कौन सा ऐसा डांस स्कूल है जो कि बच्चों को सूर्य उदय से भी पहले स्कूल बुला लेता है। सो ये स्टार्ट सच्ची में हुआ है किसी कंट्री में, तो हम देखते हैं कौन सा है ये करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शंस है, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर फ्रांस। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट। अब पायलट एक तो होता है सिर्फ प्रोजेक्ट और एक होता है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि बस उन्होंने स्टार्ट करके देखा है, अगर अच्छा लगे तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब अभी सब स्कूलों में नहीं, इंडोनेशिया के सब स्कूलों में ये चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ 8, 10 या 12 स्कूलों में ये चीज़ स्टार्ट हुई है। आगे हम और इसके इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ेंगे टोटल कितने, बट मैं आपको पायलट प्रोजेक्ट का मतलब समझा रही हूँ। सिर्फ कुछ स्कूलों में स्टार्ट किया है, अगर आगे अच्छा लगेगा, ये सबको सक्सेसफुल रहेगा ये प्रोजेक्ट, तब ऑल ओवर इंडोनेशिया में ये लागू करेंगे। अभी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है, अभी बस ये टेस्ट कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट मतलब टेस्टिंग टाइम है अभी इनका, ठीक है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इंडोनेशिया। NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What is the name of the ECCE pedagogical framework? ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था ECCE क्या होता है, और ECCE ECCE
एग्ज़ाम में एनवीएस के टाइम पूछा भी गया था और ये और एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बेसिकली पूछी जाती है, बट ये जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। NEP 2020 ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। ECCE शैक्षणिक ढांचे का क्या नाम है? जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ठीक है, इसका जो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है, जो इसके अंदर पेडागोजी मतलब जो मेथडोलॉजी, और पेडागोजी क्या होती है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। सो वो पूरी पेडागोजी बनाई होगी कि 3 से 8 साल के बच्चों तक इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। उस फ्रेमवर्क का क्या नाम है वो हमें बताना है। ये हमने पहले नहीं डिस्कस किया, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। सो ऑप्शन ए NCFECED, बी ऑप्शन NCPFECCE, सी ऑप्शन NCPFECDE या फिर डी ऑप्शन NCPOECCE। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ NCPFECCE। सो ज़रूर याद रखिएगा इस पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के नाम को, क्या है? NCPFECCE। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। ऊपर पूछा था कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसमें प्राइमरी लेवल पे NEP स्टार्ट हुआ है या फिर अपनी स्टेट में लागू कर दिया है। बट यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने अपने हर स्कूल में, मतलब 12th तक की क्लासेस में, ठीक है, सारी ही क्लासेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020 कर दी है। हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर हैदराबाद? सोचिए, डिस्कस किया हुआ है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे NEP 2020 हर लेवल पे फॉलो हो रहा है, हर एक स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020? NEP 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की संचयी मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है? हमें बताना है अकॉर्डिंग टू NEP 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FLN का हमने डिस्कस किया है। 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसका जो दिमाग है वो कितने परसेंट तक ग्रो बढ़ जाता है? 100 में से कितने परसेंट उसका दिमाग ग्रो हो जाता है 6 साल तक के बच्चे का? ओवर 80%, बी ऑप्शन ओवर 75, सी ऑप्शन ओवर 60 या फिर डी ऑप्शन ओवर 85%। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन 85%, ठीक है। सो डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर है हमारा। When was कोठारी कमीशन established? कोठारी कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था हमें बताना है। 1962, 1964, 1965 या फिर 1966। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 1964। सो 1964 में कोठारी कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। NCTE was established by an act of parliament in। NCTE है क्या? NCTE की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, NCERT, NCTE, NEP, ठीक है। सो हमें फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं सीधा सीधा। सो NCTE की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? 1994, 995, 996 या फिर 2000। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, अच्छे मतलब यूज़फुल लग रहे हों आपके लिए. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश द सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया. इंडिया में सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट किसने एस्टैब्लिश किया था, किसने खोला था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, उनका हमें नेम बताना है. गांधी जी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, चार्ल्स वुड ने या फिर लॉर्ड कर्जॉन ने. सो जिसने इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया, उनका नाम था चार्ल्स वुड. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम हमें याद रखना है. चार्ल्स वुड ने किया था. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. इंडिया में कौन सी पहली यूनिवर्सिटी खोली हुई थी, या फिर इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी का हमें नाम बताना है. नालंदा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर. आई होप ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को ये आंसर आता होगा. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी. जी हाँ, इंडिया की, भारत की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी. Which article of the Indian Constitution provides universal free education up to age 14? एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन की बात करता है कि 14 वर्ष तक यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जाए. सो कौन सा ऐसा आर्टिकल है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 या फिर नन. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ आर्टिकल 45. जी हाँ, आर्टिकल 45 के अंडर ही यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन के बारे में बात की जाती है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे. द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय. सो ये एक आइडिया है, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन. हमारे एजुकेशन के 4 पिलर्स कहे जाते हैं. सो ये आइडिया किसका है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये 4 पिलर्स है क्या. सो इस क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि ये जो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, ये जो आइडिया है ये किसके द्वारा दिया गया है. यूनिसेफ, यूनेस्को, यूजीसी या फिर नन, मतलब इनमें से कोई भी नहीं. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ यूनेस्को. यूनेस्को द्वारा ये 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन का आइडिया दिया गया है. अब ये 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन है क्या? सबसे पहले तो ये 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, ये लॉन्च, ये आइडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है. सो ये 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था. किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन है क्या. लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी. अब बेसिकली इजी लैंग्वेज में चारों आइडियाज़ आपसे पूछे जाएंगे नहीं कि ये है क्या, बट लर्निंग टू नो का क्या मतलब है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आप नो का क्या मतलब होता है? जानना. तो आप उन चीज़ों को पढ़ के नई चीज़ों के बारे में जान सको. लर्निंग टू डू मतलब आपने चीज़ें जान तो ली, ठीक है, अब जानने के बाद उन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सको, ठीक है. अब प्रैक्टिकल, अब जैसे कि हमने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ तो लिए, बट हमें टू डू मतलब अब आप पढ़ के उन्हें कर भी सको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में. उन्हें जो हमने पढ़ी है चीज़ें, जो हमने जानी है, उन्हें वहाँ पे यूज़ कर सको. लर्निंग टू लिव टुगेदर मतलब हमें ऐसी पढ़ाई दी जाए जहाँ पे हम साथ रहना सीखें, मतलब बेसिकली सोशल साइंस के बारे में और कोलैबोरेशन लर्निंग के बारे में, कि हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम जाने और चीज़ें करें, बट हमें सबको अपने साथ लेकर चलना है, सबके साथ हमें एक सोसाइटी में रहना है. तो वी शुड नो हाउ टू लिव टुगेदर इन हार्मनी, मतलब शांति से. लर्निंग टू बी का क्या मतलब है कि अब हमने जो ये पढ़ाई वढ़ाई ये सब कर तो ली, टू बी का क्या मतलब होता है कि अब आप कुछ बन सको. तो इस पढ़ाई को आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में तो ले आए, बट आप इससे कुछ अर्न भी कर सको, अपनी लाइफ में कुछ काम कर सको, टू मेक योर लाइवलीहुड, ठीक है, कि आप कमा सको और खाना खा सको. सो ये 4 पिलर्स है, जो कि ये किसके पिलर्स है? पिलर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि दिए गए हैं यूनेस्को द्वारा. एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाएगी आपसे इनके बारे में, बट हाँ आपको ये 4 पिलर्स पता होने चाहिए
to know, to do, to live together and to be. अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 हेल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में कहाँ पे बनाया गया, कौन सी जगह में। सो ये एक लिटरेचर फेस्ट है। लिटरेचर मतलब या तो हिंदी की लिटरेचर या तो इंग्लिश की लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या होता है? कहानियों से रिलेटेड, राइट। सो नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 कहाँ पे बनाया गया? 4 ऑप्शंस है। ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन दिल्ली या फिर डी ऑप्शन गुजरात। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। Who inaugurated 4th EMRS National Cultural and Literacy Fest and Kala Utsav 2023? सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है EMRS का जो 4th नेशनल कल्चरल लिटरेसी फेस्ट है, ठीक है, या फिर इसे कला उत्सव भी बोल दो। EMRS में जो हर साल उत्सव बनाया जाता है या फिर जो लिटरेसी फेस्ट बनाया जाता है, 2023 का वो EMRS का चौथा था। और 2023 में जो ये बनाया गया है कला उत्सव EMRS में, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया ये हमें बताना है। सो नरेंद्र मोदी पहला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सी ऑप्शन अमित शाह या फिर डी ऑप्शन अर्जुन मुंडा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज अर्जुन मुंडा। सो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कला उत्सव EMRS का कौन सा था? ये 4th, ठीक है, चौथा। किसके द्वारा बनाया गया? अर्जुन मुंडा द्वारा इनॉग्रेट किया गया, मतलब चीफ गेस्ट थे इसके। और आगे हम और इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली where did India's first high-tech sports training center open? Again very important question। हाल ही में इस स्पोर्ट्स सेंटर को खोला गया है, ठीक है, PM मोदी द्वारा। सो कहाँ पे ये खोला गया है, इस जगह का हमें नाम बताना है। और ये इंडिया का पहला हाई-टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ये है क्या बेसिकली। सो महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है, करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। सो हाल ही में मध्य प्रदेश में खोला गया है इंडियाज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, recently where did Saraka Central Tribal University approved to be established? सो आज जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये सारे ही अक्टूबर मंथ्स के हैं। सारे ही अक्टूबर मंथ के हैं। अभी तक तो अक्टूबर मंथ को शुरू हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ, तो काफ़ी हमने देख लिए, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दी। इससे पहले सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैंने आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। सो अक्टूबर मंथ के अब स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स है एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड इस मंथ। सो याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है सराका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे अप्रूव हुई है कि यहाँ पे खोली जाएगी। अभी खुली नहीं है ये यूनिवर्सिटी, बस इसे अप्रूवल मिल गया कि इस जगह में खोली जाएगी। तो हमें उस जगह का नाम बताना है, कौन सी जगह खोली जाएगी? सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 4 ऑप्शंस है, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज तेलंगाना। ये एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, नाम याद रखना सराका, और ये तेलंगाना में खोली जाएगी। When the Operation Blackboard started? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के बारे में अभी हमने बात करी थी, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था वो हमें बताना है। 1985, 1987, 1989 या फिर 1990।
सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 1987. सो यस, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ था. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है. विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स. तो अभी तो हमने आर्टिकल की बात करी, अब हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि बात करता है कि बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी ही जाएगी. ठीक है, हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में. तो ये ऑल ओवर इंडिया है कि स्टूडेंट्स हु आर बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ओल्ड, 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी. ऐसा कौन सा अमेंडमेंट बात करता है? सो 84th, 85th, 86th या फिर 87th अमेंडमेंट. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 86th अमेंडमेंट. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्टिकल वाला भी, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है. सो बेसिकली एजुकेशनल जीके में आपको ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं. गांधीजी's स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज propounded इन द ईयर. सो हम सब ने गांधी जी के बारे में पढ़ा है. इन्होंने बहुत एम्फोसाइज, बहुत ज़्यादा फोकस करके बात करी थी बेसिक एजुकेशन के ऊपर. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ये गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन थी ये कब लागू की गई थी, कब इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में. हमें उसकी ईयर बताना है, कौन से वर्ष में. 1934, 1937, 1939 या फिर 1940. अगेन जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1937. 1937 में बेसिक एजुकेशन को गांधी जी लेकर आए थे. ठीक है. Next, very important question. What all subject do the India's first teaching robot teach? So अभी जो हमने डिस्कस किया, जो इंडिया का फर्स्ट टीचिंग रोबोट है, बेंगलोर में वो लॉन्च हुआ है. और इस क्वेश्चन में हमें बताना है ये रोबोट, टीचिंग रोबोट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता है. मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी या फिर मैथ्स एंड केमिस्ट्री. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स. सो जो ये रोबोट है ये केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स ये तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हाल ही में ये रोबोट लॉन्च हुआ है. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में एनवीएस के आया था जो भी नवंबर दिसंबर में हुआ था. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. फर्स्ट हिंदी नॉवल टूम ऑफ सैंड टू विन द बुकर प्राइज इज रिटन बाय. सो टूम ऑफ सैंड एक हिंदी नॉवल है जिसे पहला बुकर प्राइज दिया गया है. बुकर प्राइज क्या है? ये एक लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज है. ठीक है. सो लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज क्या है? बुकर प्राइज. ये हिंदी नॉवल को दिया गया है पहली बार, जिसका नाम है टूम ऑफ सैंड. सो ये किसके द्वारा लिखा गया है वो हमें बताना है. गीतांजलि श्री, किरण देसाई, दया प्रकाश सिन्हा या फिर विक्रम सेठ. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गीतांजलि श्री. अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुकर प्राइज इंडिया में फर्स्ट टाइम कौन से नॉवल को मिला, तो आपको वो भी पता होना चाहिए. टूम ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखा गया? गीतांजलि श्री द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा ऐप इज. हमें दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म बतानी है. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें. डिजिटल इंफॉर्मेशन नॉलेज सब्जेक्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नोन सब्जेक्ट्स शेयरिंग या फिर नन. जल्दी से अपना आंसर चुन लीजिए.
सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये फुल फॉर्म है दीक्षा ऐप की। Next question. National Education Policy 2020 emphasized to set up which fund? NEP 2020 एक फंड सेटअप करने की बात करता है, उसका हमें नाम बताना है। मिड डे मील फंड, गर्ल्स एजुकेशन फंड, इंक्लूसिव एजुकेशन फंड या फिर नन ऑफ दी अबव। जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन फंड। आई होप ये आंसर सबको पता होगा। NEP 2020 का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक है। इंक्लूसिव एजुकेशन फंड खोलने की बात करता है क्या? NEP 2020। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर इसे लाइक करिएगा कि ऐसे ही और मॉक टेस्ट्स के साथ मैं आती रहूँ। इसके बाद एक मैं पूरे जनरल पेपर का मॉक टेस्ट लाऊंगी जिसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट सारे ही मिलेंगे 10-10, 20-20 नंबर के। सो यस, टू इंक्रीज माई मोटिवेशन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा एंड बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रथम स्कीम? प्रथम स्कीम का मेन एम क्या है? इम्पॉर्टेंट स्कीम है इसलिए मैंने इसके बारे में मेंशन किया है यहाँ पे। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू गेट मोर देन 80%, टू रिमूव सोशल डिस्पैरिटीज, एवरी चाइल्ड इज लर्निंग वेल, एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। सो इसका बेसिकली जो क्वेश्चन आया है ना वो इसके मेन एम से ही आया है, ठीक है। सो जो प्रथम स्कीम का मेन एम है वो है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। एवरी चाइल्ड इन स्कूल का क्या मतलब है कि जो अपनी कंट्री के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़े, इनरोलमेंट ले, एडमिशन करवाए एंड लर्निंग वेल। अब एडमिशन तो करवा लिया, सिर्फ खाने के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं कि फ्री की किताबें मिलती है, पैसे भी आते हैं अकाउंट में, इसलिए नहीं कि वो लर्न करे, अच्छे से कुछ पढ़े। तो इसके दो एम है, एवरी चाइल्ड इन स्कूल पहला एम एंड लर्निंग वेल, ठीक है। और स्कूल में वो ढंग से पढ़ाई करे। पढ़ाई का मतलब है कि स्कूल में वो ढंग से चीज़ें लर्न कर सके। अब पढ़ाई करके ही हम लर्न नहीं करते हैं, बट बहुत से अलग अलग वेज में भी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो ये इसके दो बेसिक एम है प्रथम स्कीम के। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर 15 सितंबर। सो जो हम नॉर्मल टीचर्स डे अपना सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में वो हम कब करते हैं? 5 सितंबर को, राइट। बट यहाँ पे नॉर्मल मतलब नेशनल नहीं पूछा, यहाँ पे इंटरनेशनल पूछा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल तो हो जाएगा, हम अपना इंडिया में कब बनाते हैं वो 5 सितंबर है। बट हम टीचर्स बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है। 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर। सो 2 टीचर्स डे के हमें डेट्स याद रहने चाहिए, स्पेशली इंटरनेशनल टीचर्स डे, बिकॉज हमें अपना नेशनल तो पता ही है। मैं आपको बार बार ही बोलती हूँ कि डेज से ना एक क्वेश्चन आता ही है। सो डेज भी आप एक बार ही देख लेना। सो 5 अक्टूबर को हम बनाते हैं इंटरनेशनल टीचर्स डे। नेक्स्ट, in which state Saint Kabir Academy and Research Center was inaugurated? कौन सी स्टेट में ये सेंट कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर खुला है? ठीक है, इनॉग्रेशन उसका कहाँ हुआ है, कौन सी स्टेट में, उसका हमें नाम बताना है। 4 ऑप्शंस है, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में ये सेंट कबीर अकेडमी और ये एक रिसर्च सेंटर है जिसे खोला गया है।
नेक्स्ट, रिसेंटली ऑन विच पोर्टल डिड द कोर्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज़्म लॉन्च? ये हाल ही में जस्ट मई 2023 में ये दिस कोर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। ये कोर्स अभी हाल ही में मई में ही लॉन्च हुआ है। क्या नाम है इस कोर्स का? हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज़्म, ठीक है। और ये यूजीसी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर पूछा है कौन से ऑनलाइन पोर्टल पे ये लॉन्च किया गया है कोर्स, स्वयं, उल्लास, दीक्षा या फिर निष्ठा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है स्वयं। सो अभी तो मैंने आपको सीधा पोर्टल का नाम बता दिया कि स्वयं पोर्टल पे ये ऑनलाइन कोर्स हाल ही में लॉन्च हुआ है, बट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। सो यूजीसी द्वारा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? सो कौन सी ऐसी स्टेट है, ठीक है, जिसने अप्रूव किया है ट्यूटर स्कीम को? ये NEP 2020 के अंडर ये स्कीम है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है, बट ये NEP 2020 के अंदर आइडिया था, किसी ने इसको भी हाल ही में इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ एक ही स्टेट ने किया है, उसका हमें नाम बताना है। और ये ट्यूटर स्कीम किसके लिए है ये भी पूछा जा सकता है। ये प्राइमरी लेवल तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। सो भी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी स्टेट ने इसको अप्रूव किया है, अरुणाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। सो ये ट्यूटर स्कीम हिमाचल प्रदेश में इसको अप्रूव किया गया है। कौन सी क्लास के लिए, कौन से लेवल के लिए? प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद तेल अविव यूनिवर्सिटी इजराइल डेवलप्ड एन एरोगिल एब्जॉर्बेंट टू रिमूव ट्रेस पॉल्यूरेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर? हमारी एक इंडियन यूनिवर्सिटी ने एक तेल अविव यूनिवर्सिटी जो कि इजराइल की है, इसके साथ मिलकर एक इन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है। किस लिए किया है? कि जो हमारे पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कम कर सके वेस्ट वाटर से। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने हाथ मिलाया है इस तेल अविव यूनिवर्सिटी इजराइल की? ए IISC बेंगलुरु, B IIT मद्रास, C IIT दिल्ली या फिर D IIT खड़गपुर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, दैट इज IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2025? इसमें पूछा गया है कितने लोगों को पद्म भूषण का अवार्ड 2025 में दिया गया है। 4 ऑप्शंस है, A 7, B 11, C 19 या फिर D 113। मैंने पहले अपनी वीडियोस में डिस्कस करा है ये क्वेश्चन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 19, C ऑप्शन। पद्म भूषण 19 लोगों को इस बार दिया गया है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द पद्म भूषण इन 2025 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे स्पोर्ट्स से, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। इसमें हमें बताना है पद्म भूषण 2025 में स्पोर्ट्स के फील्ड में किसे मिला है, कौन सा अवार्ड? पद्म भूषण। 4 ऑप्शंस है, शेखर कपूर, PR श्रीजेश, S अजीत कुमार या फिर विनोद धाम। सो जल्दी से अपना आंसर चूज करिए आप। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है B ऑप्शन, PR श्रीजेश। और याद रखिएगा ये हॉकी गेम से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। हॉकी गेम मतलब के ये खिलाड़ी रह चुके हैं और अब ये इंडियन हॉकी टीम के कोच भी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? PR श्रीजेश। नेक्स्ट, हु रिसीव द 2024 साहित्य अकादमी अवार्ड इन हिंदी पोइट्री?
हिंदी पोइट्री में 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला और पोइट्री के लिए मिला? ए पॉल कौर, बी गगन गिल, सी सोहन कौल या फिर डी मुकुट मणिराज। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है गगन गिल। और इन्हें कौन से वर्क के लिए मिला है? मैं जब तक आई बाहर, अभी हमने ऊपर ही ये ऑप्शन में देखा था। ये एक पोइट्री कलेक्शन है गगन गिल द्वारा। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जल्दी मैं एक बहुत ही अच्छे मैराथन के साथ आऊँगी फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें स्पोर्ट्स, एजुकेशन रिलेटेड सब मिक्स्ड होंगे जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स won the साहित्य अकादमी अवार्ड 2020-24 in the English novel category? इस क्वेश्चन में हमसे पूछिए 2024 से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन आपको 25-24 दोनों से देखने को मिल सकते हैं। मेक श्योर 24 का भी आपको पता रहे। साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश नॉवल कैटेगरी 2024 में किसे दिया गया था? 4 ऑप्शन है। ए साइकेट्रिक वार्ड, बी स्पिरिट नाइट्स, सी स्वर्णी थक्काए या फिर डी में मैं जब तक आई बाहर। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है स्पिरिट नाइट्स, बी ऑप्शन है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश नॉवल कैटेगरी में मिला है इसे। अब हमारे आईसीटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। विच की इज़ यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने नहीं करे कि 10 करेंगे, 15 करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में आपको सभी देखने को मिलेंगे। बस आप आंसर्स देते जाइए और एंड में अपना स्कोर देखिएगा कि क्या बैठता है। कौन सा ऐसा की है जो वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होता है? 4 ऑप्शंस है, F2, F3, F5, F9। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन, F5। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स? इम्पॉर्टेंट है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने में, ईमेल भेजने में यूज़ होता है? SMTP, FTP, HTTP या फिर SNMP? जल्दी से आंसर चूज़ करिए अपना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा SMTP। याद रखना, ईमेल्स सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो SMTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? हमें बताना है इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मैं कैफे वाला मैंने बता दिया था ऊपर, तो इसलिए वो मैंने नहीं डाला यहाँ पे क्वेश्चन। बट एक और क्वेश्चन आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। MS एक्सेल, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, क्विक हील या फिर फोटोशॉप। भी ऊपर डिस्कस किया था। सी ऑप्शन क्विक हील यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड? एक्सेल में आपने देखा होगा रो एंड कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक टेबल सा बनाते हैं, है ना। इंटरसेक्ट करते हैं मतलब उसको हम क्या कहते हैं? उस इंटरसेक्शन को बॉक्स, सेल, फील्ड, फ्रेम। बेसिकली उस इंटरसेक्शन को क्या नेम दे रखा है ये हमें बताना है। इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। MS ऑफिस आपके एग्ज़ाम में के सिलेबस में है, तो ये उसी का ही पार्ट है। एक्सेल, पावर पॉइंट एंड MS वर्ड, मेक श्योर आपको इनके बारे में अच्छी सी नॉलेज हो। MS एक्सेल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल किस लिए यूज़ होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है NVS का कि MS एक्सेल किस लिए यूज़ होता है। ऑप्शंस दिए रहेंगे
आपको चूज़ करना है, बट आपको वैसे भी पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज सेल। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को हम बोलते हैं सेल। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट, शॉर्टकट फॉर फाइंड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फाइंड, कुछ ढूंढने के लिए शॉर्टकट आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? कुछ भी फाइंड करना है तो उसका क्या शॉर्टकट रहेगा? Ctrl+F, Ctrl+R, Ctrl+E या फिर Ctrl+P? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज Ctrl+F। Ctrl+F अगर आप करोगे एमएस वर्ड पे तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आप ढूंढना चाहते हो टाइप कर देना। एंड एमएस वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये किस लिए यूज़ होता है? फॉर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो फॉर दैट, या फिर ऐसा आ सकता है कि टीचिंग एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप बनाएंगे, तो थ्रू एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क इज। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ती है? हब, स्विच, राउटर, रिपीटर। 4 ऑप्शंस है, जल्दी से अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज कर लीजिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, राउटर। जिन्होंने अपने घर में वाईफाई लगा रखा होगा वो, उनको शायद आइडिया हो कि वो राउटर से नेटवर्क को जोड़ते हैं आपके, है ना। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, राउटर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोसेस डेटा इन अ कंप्यूटर। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर में हमारे डेटा को प्रोसेस करती है? बार बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है ये। मॉनिटर है इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन कीबोर्ड है, सी ऑप्शन CPU है और डी ऑप्शन माउस है। सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज CPU। CPU इज यूज टू प्रोसेस डेटा इन अ कंप्यूटर। CPU डेटा प्रोसेस करने के काम आता है कंप्यूटर में। और अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म होती है, प्रोसेसिंग इसके बीच में ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। हमें बताना है, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर ए ऑप्शन, बी स्कैनर, सी स्पीकर, डी मॉनिटर। जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो कंप्यूटर को डेटा का इनपुट देने में यूज होती है, कंप्यूटर्स को इनपुट देने के लिए काम आती है, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, स्कैनर। सो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, वेयर एज प्रिंटर, स्पीकर एंड मॉनिटर ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारे आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं। माउस क्या है? माउस भी ऑप्शन में बहुत आता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, उसी से तो हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, है ना। डेटा को बताते हैं कि हमें ये चाहिए सिलेक्ट करके, तो इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज परमानेंट। कौन सी मेमोरी परमानेंट है? बार बार मैंने बोला है ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टेम्पररी मेमोरी कौन सी है? वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, परमानेंट। सो 4 ऑप्शंस है, रैम, रोम, कैश या फिर रजिस्टर्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, दैट इज रोम। रीड ओनली मेमोरी से बोलते हैं और ये परमानेंट मेमोरी है। रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, वो क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है और टेम्पररी मेमोरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कौन सा इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
MS वर्ड, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम या टैली? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, और जितने भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी, वो सारे मैंने आपको उनके नेम्स बता रखे हैं। जितने भी एंटीवायरसेस है सबके मैंने नेम्स आपको बता रखे हैं। आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, ICT की वीडियो है, नेम्स ऑफ एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेजेस। ज़रूर उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में आपके 2 क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। ICT के 2 क्वेश्चन उस वीडियो में से डेफिनेटली आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो आई वुड सजेस्ट ज़रूर देखना वो वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है उस वीडियो का। नेक्स्ट, विच स्टोरेज इज़ द फास्टेस्ट? हमें बताना है कौन सा स्टोरेज इन चारों ऑप्शंस में से सबसे तेज़ है, फास्टेस्ट है। ए हार्ड डिस्क, बी SSD, सी रैम या फिर डी कैश मेमोरी। जल्दी से आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है स्टोरेज में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSG? MSG की फुल फॉर्म बतानी है। मुश्किल है ये, क्योंकि ये मतलब ऐसा अब्रीविएशन है जो कि आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता कंप्यूटर टर्म्स में। सो 4 ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस ना रीड करके हम सीधा करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, इजी तो हमें याद होते ही है, रैम रोम वाले ये सब तो हमें याद होते ही है। सो जो कंफ्यूजिंग है उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। सो MSD की जो फुल फॉर्म है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PDF की फुल फॉर्म क्या है? NVS में किसी एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि PDF की क्या फुल फॉर्म है। सो वी नीड टू नो। 4 ऑप्शंस है, प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, पेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो जो PDF की फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल मतलब जिसको हम इजीली कहीं पर भी कैरी कर सके, तो यही तो होता है PDF। पूरा मसलियत का डॉक्यूमेंट ना लेके घूमते हुए, बल्कि अपने फ़ोन में उसको या फिर कहीं पर भी हम उसका PDF बना ले, उसको एक साथ कर ले। ठीक है, सो PDF की जो फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? FLOPS, फ्लॉप्स की हमें फुल फॉर्म बतानी है। फाइल ऑन पर सर्वर, फ्लोटिंग ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम ऑपरेशंस या फिर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLL? ठीक है, 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा है HLL की फुल फॉर्म बताओ। 4 ऑप्शंस है, सारे कंफ्यूजिंग है। ए हाई लेवल लेसन, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी हाई लेमैन्स लेसन या फिर डी हाई लेमैन्स लैंग्वेज। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। HLL की फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। ईजी है, इसे याद रखना। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP की भी फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत देखने को मिलती है। सो 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी ऑप्शन इंटरनल सर्विस प्रोसेसर, सी इंटरनेशनल सर्विस सर्वर प्रोवाइडर या फिर डी इंटरनेट सिस्टम प्रोसेसर। सो जो ISP की फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डी के साथ कंफ्यूज मत होना, सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग डी भी है एक।
कंफ्यूजिंग ऑप्शन. सो ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जिससे आप इंटरनेट की सर्विस खरीद रहे हो, ठीक है, बैंडविड्थ खरीद रहे हो. सो वो जो आपको दे रहा है इंटरनेट की सर्विस वो कौन है? वो एक ISP है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मॉडम सुना होगा कंप्यूटर में होता है, बट उसकी फुल फॉर्म क्या होती है मॉडम की, वो हमें बताना है. 4 ऑप्शंस है और चारों ही कंफ्यूजिंग है. सो हम सारे नहीं रीड करेंगे, सीधा करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं. जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसकी फुल मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद रखना. मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडम की फुल फॉर्म है. सो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान? फोर्ट्रान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्ज़ाम में, ये NVS के एग्ज़ाम में भी किसी उसमें पूछा गया था सब्जेक्ट में, और ये नेट के, और मतलब बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन. ठीक है, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म. सो 4 ऑप्शंस है: फोर ट्रांसलेशन, फोर्क ट्रांसफॉर्मेशन C, फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन D, फॉर्मूला ट्रांसलेशन. सो फोर्ट्रान की जो फुल फॉर्म है वो है D ऑप्शन, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन. अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन? कंप्यूटर की आपने लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा, बहुत सारी होती है. सो जो कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, दैट इज़ वो फोर्ट्रान है. ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. ज़्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, विच वन इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. तो याद रखना फोर्ट्रान, और फोर्ट्रान की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन. सो जो 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है D ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? JPEG आपने सुना होगा, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है वो हमें बताना है. 4 ऑप्शंस है हमारे पास. सो जो करेक्ट आंसर है वो है C ऑप्शन, दैट इज़ जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. JPG की जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. सो C ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ईमेल सबको पता है, ईमेल सब करते रहते हैं, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए. 4 ऑप्शंस है: एग्जैक्ट मेल, एक्सटर्नल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी नहीं. सो ईमेल की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल. सो C ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 19th क्वेश्चन का. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDRAM? ये ज़्यादा सुना हुआ वर्ड नहीं है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए बताना. SDRAM की फुल फॉर्म बतानी है. 4 ऑप्शंस है: सिंक्रोनियस ड्रैम, सिंक्रोनियस DRAM, B सुपर DRAM, C स्टैटिक DRAM, या फिर D ऑप्शन सेमी DRAM. सो याद रखिएगा, जो SDRAM की फुल फॉर्म है वो है सिंक्रोनियस DRAM. सो A ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDD? HDD की फुल फॉर्म बतानी है. 4 ऑप्शंस है: हाई डेफिनेशन डेटा, हाइपर टेक्स्ट डिवाइस डेटा, हिडन डिवाइस डेटा, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव. सो जो HDD की फुल फॉर्म है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव. सो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है D ऑप्शन, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? BASIC, बेसिक की फुल फॉर्म बतानी है. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा. सारे ही ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग से लग रहे होंगे, सो पहले आप खुद ऑप्शंस एक बारी पढ़िए. हम सीधा इसका आंसर ही डिस्कस करते हैं. सो बेसिक की जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. सो ये हमारा D ऑप्शन है. ठीक है, सो D ऑप्शन 22 का एकदम करेक्ट आंसर है. बेसिक की जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ काउ? अब ये ज़्यादा मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसी टर्म नहीं है जो आपने ज़्यादा देखी हो. सो हमें COW काउ की फुल फॉर्म बतानी है कंप्यूटर के टर्म में, कि कंप्यूटर में काउ की फुल फॉर्म क्या है. 4 ऑप्शंस है, कंप्रेस ऑफ राइट मेमोरी, कॉपी ओवरराइट, C कंप्रेस ओवरराइट्स, या फिर D कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड. सो B ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो है कॉपी ओवरराइट. तो भूलिएगा मत, काउ की जो फुल फॉर्म है वो है कॉपी ओवरराइट. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है B ऑप्शन. अब आपको जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बहुत सारे, एंड अपना ज़रूर स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा. प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, ही डील्स दैश चाइनीज़ गुड्स. पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपको ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता दोगे अगर आपने मेरी प्रेपोजिशंस की वीडियो देखी है. इन, विद, ऑफ, टू. जल्दी से अपना आंसर आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इन, ए. ही डील्स इन चाइनीज़ गुड्स. ठीक है, तो अगर चीज़ों के साथ आप डील करते हैं तो डील के बाद इन आएगा. बट अगर आप डील किसी व्यक्ति या फिर पर्सन, किसी बंदे के साथ, लोगों के साथ अगर आप डील करते हैं तब विद आता है. ये रूल लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए. अगर आप किसी चीज़ में डील करते हैं, जैसे यहाँ तो चाइनीज़ गुड्स में डील हो रहा है, अगर कपड़ों की डील हो रही है, थिंग्स की डील हो रही है, चीज़ों की डील हो रही है तो डील के बाद इन आएगा. व्यक्तियों, लोगों, पर्सन्स की डील हो रही है तो विद आएगा. आई हैव अ डील विद माई फ्रेंड. ओके, सो डील के बाद विद आएगा क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ डील है. सो बट यहाँ पे तो चाइनीज़ गुड्स के साथ है, तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इन. नेक्स्ट, एक्टिव और पैसिव वॉइस से ये क्वेश्चन है, हमने ये कर रखा है. अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको रूल बहुत अच्छे से पता होंगे. तो अगर अभी आपने जितने भी एनालिसिस करे हैं क्वेश्चन पेपर के जनरल इंग्लिश के, तो मैंने 4-5 करवा दिए हैं. तो आप देख सकते हैं चारों पांचों में एक्टिव पैसिव से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है. डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहा है. सो आई वुड रिकमेंड यू, आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक्टिव पैसिव को ज़रूर करके जाएं. सो वी हैव गॉट द टीवी रिपेयर्ड, ये हमारा सेंटेंस है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ द वॉइस इन द अबव सेंटेंस बीन चेंज करेक्टली. सो वी हैव गॉट द टीवी रिपेयर्ड को हमने वॉइस में चेंज किया है. हमें बताना है इनमें से कौन से सही तरीके से चेंज किया है. तो पहले तो आप टेंस पकड़ो कि कौन से टेंस में है. वी हैव गॉट द टीवी रिपेयर्ड, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस में है. तो अब हमें पास्ट टेंस वाला रूल लगाना है. अगर आपको याद हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्ट बनता है, तो द टीवी was got repaired by us, the TV was repaired by us, we had got, had तो बिल्कुल नहीं आएगा. मैं अगर आपको रूल्स याद हो, had सिर्फ had के साथ ही आता है. the TV had been भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि जहाँ पे had है वहीं पर ही had been आएगा. जहाँ पे has है वहाँ पे has been, या जहाँ पे have है वहाँ पे have been हो जाएगा. तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है. ठीक है, रूल्स के हिसाब से तो वो तो आप एलिमिनेट काट दो. अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो, द टीवी वॉज गॉट, तो वॉज गॉट तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, द टीवी वॉज रिपेयर्ड बाय अस. सो जो हमारा ऑब्जेक्ट था द टीवी वॉज, ये अब हमारा सब्जेक्ट बन गया. फिर हमेशा वर्ब आता है. ठीक है, द टीवी वॉज. अब वर्ब अगर आपको याद हो क्या था, कि जो भी जैसे कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है, तो वॉज रिपेयर्ड और फिर प्रेपोजिशन बाय का यूज होगा, देन वी का अस बन जाएगा. ये सारे मैंने रूल्स आपको समझा रखे हैं. नहीं देखे तो आप ज़रूर एक्टिव पैसिव की वीडियोस देखिएगा. जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट की मैंने पूरा लिंक डाल दिया है, तो पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू.
सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट, फाइंड द एरर टाइप क्वेश्चन है. हमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसके आगे 4 पार्ट्स दे रखे हैं. हमें बताना है कौन से पार्ट में गलती है, कौन से पार्ट में एरर है. सो द कास्ट सिस्टम इज एन फर्स्ट पार्ट, evil but we have second part, been following it third part, since time immemorial ये fourth part. मेरे हिसाब से इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, सो इसका आंसर होना चाहिए नो एरर इन इट. बट जो NVS वालों ने गलती जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया है फोर्थ ऑप्शन है वो, मतलब जो लास्ट का सिंस टाइम इमेमोरियल ये गलत है. बट ये गलत नहीं है मेरे हिसाब से, ये सही है. क्यों? क्योंकि सिंस टाइम इमेमोरियल का मतलब है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी सालों से. सो जो सेंटेंस में बिल्कुल सही जुड़ रहा है कि द कास्ट सिस्टम इज़ एन ईविल. जो कास्ट सिस्टम है वो एक ईविल है, बट वी हैव बीन फॉलोइंग इट. हैव बीन है तो इसके साथ सिंस ही लगेगा, वो लगा रखा है सिंस टाइम इमेमोरियल. तो मतलब इसका मतलब इस फ्रेज का ये है काफ़ी टाइम से. सो जो ईविल है कास्ट सिस्टम का, हम लोग उसे फॉलो करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से. तो मेरे हिसाब से नो एरर होना चाहिए, बट इन्होंने जो मान रखा है वो है सिंस टाइम इमेमोरियल, जो कि मुझे नहीं लगता गलत है, ये सही है. जो भी सिंस टाइम इमेमोरियल के जो रूल्स हैं वो ये सेंटेंस बिल्कुल फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वो कैब से ही है. विच ऑफ द ऑप्शंस दैट फॉलो करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो. तो हमें 4 फ्रेजेस दे रखे हैं, ठीक है. हमें बताना है जो ये फिल अप है, जो डैश है, इसके अंदर कौन सा फ्रेज ठीक बैठेगा. We dash at 7 to be able to catch the 7:30 train. We set in at 7. We set out at 7. We set about at 7. या फिर we set on at 7. देखो इसमें इन, अबाउट और ऑन तो क्यों ही लगेगा, एक प्रेपोजिशन तो ऑलरेडी सेंटेंस में लगी हुई है. आप ऐसे भी सोचकर आंसर दे सकते हैं. आप देख सकते हैं कि एट तो प्रेपोजिशन ऑलरेडी लगी है, तो 2 प्रेपोजिशन कभी भी एक साथ नहीं लगेंगी, ठीक है. सेट इन एट बिल्कुल गलत है ना. सेट आउट एट, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन ही है. क्यों? अगर आपको मतलब पता है तो वेल एंड गुड. सेट आउट का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी, जब हम किसी जर्नी को शुरुआत करने को रेडी रहते हैं, ठीक है, प्लान करते हैं कि हम अपनी जर्नी इस टाइम पे शुरू करेंगे. तो इस सेंटेंस के हिसाब से भी जर्नी की बात हो रही है कि हम 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कि हम 7:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ पाएँ. मतलब पता है तो आप आराम से कर सकते हैं. अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि 2 प्रेपोजिशन कभी यूज़ ही नहीं होंगे. इन लग गया तो इन एट एक साथ नहीं आएगा. आउट, सेट आउट एट, आउट प्रेपोजिशन नहीं है तो ये लग सकता है. सेट अबाउट, अबाउट भी प्रेपोजिशन है, अबाउट एट नो. देन सेट ऑन एट, ऑन भी एक प्रेपोजिशन है, उसको आप एट के साथ नहीं यूज़ करोगे. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज सेट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट हियर. द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इज. देखिए ये वर्ड, अगर आपने मेरी जितनी भी वोकैबुलरी की वीडियोस देखी हैं उसके अंदर आई रिमेंबर मैंने डर्थ वर्ड करा रखा है. सो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में पूछा गया है ये वर्ड. सो डर्थ का मतलब होता है कमी, ठीक है. अब हमें बताना है कि इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा. डर्थ का मतलब कमी. अब चारों ऑप्शंस देखते हैं, वांट, डिन, प्लेंटी या फिर हार्मनी. सो जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि आंसर है थर्ड, प्लेंटी. प्लेंटी का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, मतलब बहुत सारा, ठीक है. प्लेंटी ऑफ सनशाइन मतलब बहुत सारी मात्रा में सनशाइन. सो डर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, बहुत एग्जाम्स में ये वर्ड पूछा जाता है. सो इम्पॉर्टेंट मैंने वोकैबुलरी आपको करा रखी है.
सो ज़रूर देखिएगा। डर्थ मतलब कमी और इसका जो ऑपोजिट है, और भी मैंने मिलते जुलते वर्ड्स अबंडेंस, प्लेंटी, ठीक है, अब प्लेंटी से मिलते जुलते वर्ड्स करा रखे हैं। और डर्थ, लैक, डर्थ से भी हमने बहुत सारे वर्ड्स कर रखे हैं मिलते जुलते। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो। लैक्स ऑफ पीपल डैश कोविड-19 इन 2021। सो हमें फिलअप भरना है, ठीक है, जिसका सही मतलब बैठ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन बिकेम विक्टिम्स ऑफ, लैक्स ऑफ पीपल बिकेम विक्टिम्स ऑफ मतलब पीड़ित होना, कोविड-19 से 2021 में पीड़ित हुए। वर्ड सुकम टू का मतलब मर जाना या फिर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। वर गॉट किल्ड इन, सो वर गॉट किल्ड इन नहीं आएगा, या तो वर किल्ड इन, ठीक है, या तो गॉट किल्ड इन। सो इस गलत है। हैड विक्टिमाइज्ड बाय, ये बिल्कुल ही गलत है, विक्टिमाइज्ड बाय नहीं आएगा। सो जो इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन 1, और बोर्ड ने भी इसे ही माना है, बिकेम विक्टिम्स ऑफ कोविड-19 इन 2021, मतलब कोविड-19 से पीड़ित हुए। सो जो मोस्ट, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो प्रेपोजिशन है विक्टिम के साथ ऑफ ही आएगा और सुकम के साथ हमेशा टू ही आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद करने वाली है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फेलिसिटी। आप देख सकते हैं वो कैब से कितने सारे क्वेश्चंस हैं। सो हमें फेलिसिटी का मतलब बताना है। सिनोनिम मतलब मिलता जुलता वर्ड, मोस्ट वर्ड नियर टू द मीनिंग ऑफ मतलब इससे मिलता जुलता मतलब सिनोनिम, सिमिलर वर्ड। सो 4 ऑप्शन है। कंटेनमेंट मतलब जब आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई होते हैं। हैप्पीनेस मतलब बहुत खुशी। अबैंडन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, बंद कर देना। क्रेजीनेस मतलब पागलपंती। सो फेलिसिटी का जो मतलब होता है वो होता है खुशी होना, ठीक है, हैप्पीनेस। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, दैट इज हैप्पीनेस। सो फेलिसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट ये प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पहले की इंग्लिश की सीरीज़ की वीडियोस देखी हैं तो मैंने बहुत उस पर फोकस करके बताया कि जो फाइंड द एरर क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली प्रेपोजिशन से आते हैं। सो आप देखिए ये भी एक प्रेपोजिशंस का ही क्वेश्चन है। सो इसमें बेसिकली हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं, एक सेंटेंस है और हमें बताना है किसी एक सेंटेंस में ना गलती है, कौन से पार्ट में गलती है। इफ़ यू केयर फॉर जियोलॉजी देयर इज़ वर्क फॉर यू इन द हिमालयाज टू सेलोन। सो इफ़ यू केयर, ठीक है ये। सो ए पार्ट में तो गलती नहीं है। फॉर जियोलॉजी, अगर आप अपनी ज्योग्राफी की केयर करते हो तो फॉर जियोलॉजी भी ठीक है। देयर इज़ वर्क फॉर यू, ये भी ठीक है। इन हिमालयाज टू सेलोन, सो जो गलती है ना वो पार्ट डी में है। और गलती क्या है, यहाँ पे इन नहीं आना था, यहाँ पे आना था फ्रॉम दी हिमालयाज टू सेलोन। अब आप मतलब अगर आप अपनी ज्योग्राफी की केयर करते हो तो आपके पास आपके लिए एक काम है हिमालय से लेके सिलोन तक। तो आपने सुना होगा फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, ठीक है। सो बेसिकली हिंदी में हिमालय से लेकर सिलोन तक, तो उसकी जो यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन आना चाहिए था वो फ्रॉम होना था, ठीक है, क्योंकि टू लगा दिया। सिर्फ अगर एक ही जगह होता ना तो इन द हिमालयाज तक होता तो वो हो सकता था कि हिमालय में आपके लिए काम है, बट इन्होंने बता दिया वहाँ से लेके वहाँ तक। सो फ्रॉम आना था ना कि इन। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि इसमें एरर है, इसमें गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है और फ्रेजल वर्ब भी एक वोकैब का ही पार्ट है। सो पेपर में वोकैब से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। 3 तो डेफिनेटली मिलेंगे ही, क्या पता 4 भी मिल जाए देखने को 10 में से। सो वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो।
सो हमें एक सेंटेंस दिया है, इसको हमें कंप्लीट करना है. ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं फ्रेजल वर्ब के. ठीक है, और फ्रेजल वर्ब ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. अ वर्किंग पार्टी हैज़ बीन सेट अप टू डैश द प्रॉब्लम. लुक बैक द प्रॉब्लम, लुक इन टू द प्रॉब्लम, लुक इन द प्रॉब्लम या फिर लुक अराउंड द प्रॉब्लम. सो जो यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा लुक इन टू द प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर देखने के लिए. अब लुक इन भी लग रहा होगा कईयों को, बट नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है. हमेशा कभी भी हम ऐसी प्रॉब्लम की तरफ अगर गौर करते हैं तो हमेशा हम यही लिखते हैं लुक इन टू द प्रॉब्लम. सो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, मतलब हमें इसमें सिमिलर वर्ड या फिर सिनोनिम बताना है डिलीजेंट का. डिलीजेंट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अगर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते आए हो तो आपने देखा होगा ये आ जाता है, या ऑप्शंस में भी देखने को मिलता है ये वर्ड, इसलिए मैंने इसमें रखा है. सो 4 ऑप्शंस है, लेजी, एक्टिव, हार्ड वर्किंग या फिर केयरलेस. जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए. डिलीजेंट का जो मतलब होता है वो होता है मेहनती. ठीक है, तो डिलीजेंट जो इसका करेक्ट आंसर बैठेगा वो बैठेगा सी आंसर, दैट इज हार्ड वर्किंग. ऐसी एक वर्ड है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज विजिलेंट. डिलीजेंट हो गया, विजिलेंट हो गया. विजिलेंट मतलब केयरफुल. ठीक है, तो विजिलेंट वर्ड भी आप जरूर याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश इन दिल्ली सिंस 2010. तो वो दिल्ली में रह रहा है 2010 से. हमें 4 ऑप्शंस बताने हैं, कौन सा इसमें फिट बैठेगा. लिव्स, लिव्ड, हैज़ बीन लिविंग या फिर हैड लिव्ड. देखो सिंस के साथ क्या लगता है, एंड सिंस और फॉर का कब यूज़ होता है मैंने अलग से समझा रखा है, पता होना चाहिए आपको, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज हैज़ बीन लिविंग. ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010. अब सिंस कब यूज़ करते हैं, जिसका हमें बिगनिंग पॉइंट पता हो, शुरुआती पॉइंट पता हो. तो वो 2010 से दिल्ली में रह रहा है और अभी भी उधर ही रह रहा है. वो एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, एक्शन शुरू हो चुका है. 2010 से वो रह रहा है. तो जब भी हमें किसी का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, बिगनिंग पॉइंट, तो हम सिंस लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, क्योंकि अभी भी वो क्या कहते हैं, अभी भी वो चीज़ चल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रीच द ट्रेन डैश. ये मैंने क्वेश्चन बताया है पहले भी कि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, टेंसेस से है, और मैंने आपको रूल भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. सो व्हेन आई रीच द ट्रेन, ए लीव्स, बी लेफ्ट, सी हैड लेफ्ट या फिर डी हैज़ लेफ्ट. जल्दी से अपना आप आंसर चूज कर लीजिए. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज हैड लेफ्ट. व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट. ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. अब पास्ट परफेक्ट ना आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है. देखो, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में हमेशा 2 एक्शंस हो रहे होंगे. ठीक है, जो सबसे पहले एक्शन हो रहा होगा उसमें हैड प्लस V3 लग जाएगा, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें V2 लग जाएगा. जैसे कि मेरे आने से पहले ट्रेन छूट जा चुकी थी, तो आप देखिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, मेरे आने से पहले या फिर ट्रेन जा चुकी थी. तो ऑब्वियसली ट्रेन जा चुकी थी, मैं बाद में आया या बाद में आई. तो पहला एक्शन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो पहले एक्शन हो गया उसके साथ हैड प्लस V3 लगेगा, इसलिए यहाँ पे हैड प्लस V3 लगा है. और जो एक्शन बाद में हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ बाद में आई तो उसके साथ सिंपल पास्ट मतलब V2 लगेगा. जैसे कि व्हेन आई रीच्ड, तो ये एक्शन बाद में हुआ है तो रीच्ड, इसलिए V2 यहाँ पे लगा है, सिंपल पास्ट लगा है.
तो आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। इस रूल से काफ़ी क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस रूल से आ ही जाता है मोस्टली जनरल इंग्लिश के पोर्शन में। अच्छा, जल्दी से देखते हैं। ए ऑप्शन लीव्स है। लीव्स कब लगता है? जब हम किसी की हैबिट दिखाते हैं। सिंपल प्रेजेंट कब यूज़ होता है? ये सिंपल प्रेजेंट है, SCS लग गया ना, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। जब किसी की हैबिट हम दर्शा रहे हैं कि ही गोज़ टू मार्केट एवरी संडे, शी प्लेज क्रिकेट एवरी वीकेंड, तो एवरी वीकेंड एवरी संडे हैबिट हो गई ना, तो हम SCS लगा के सिंपल प्रेजेंट टेंस ये दर्शाता है। सेकंड है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब V2, सिंपल पास्ट। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ या पास्ट में ही ख़त्म हो गया। अब देखो, एक चीज़ बहुत याद रखना अच्छे से कि कोई एक्शन जो पहले ख़त्म हुआ है, जैसे येस्टरडे, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, तो एक्शन येस्टरडे शुरू हुआ, एक्शन येस्टरडे ही ख़त्म हो गया। तो जो ये वर्ड्स होते हैं ना, येस्टरडे, 2 years ago, 2 years back, इनके साथ हमेशा V2 लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट मत लगाना, कई लोग प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं, गलत हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ लेफ्ट, हैज़ हैव लग जाता है, और V3 ये उन चीज़ों के साथ लगता है जो चीज़ें अभी अभी ख़त्म हुई है। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, अभी अभी कोई कार्य अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है, तब हम लगाते हैं हैज़ V3 या फिर हैव V3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज अनॉयड dash her brother by with at for. So she was annoyed with her brother. So here the correct answer will be the B option, with, ना कि at। बहुत बच्चों को लग रहा होगा at her brother भी हो सकता है, but here the correct answer is the B option. Okay, अभी हमने डिस्कस करे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फाइंड द एरर फॉर्म में भी आते हैं और नहीं पता चलता कि कौन सा एरर है। बट अगर आपको रूल्स पता है ना, सिंटैक्स के या फिर मैंने बताया प्रेपोजिशन के, इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, एरर और फिल इन द ब्लैंक्स में। और तो तीसरा टॉपिक बहुत कम वो लेते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हमें एरर गलती फाइंड करनी है। एमिलिया स्पेंट all the day into her room today, no error। अब किस पार्ट में एरर है हमें फाइंड करना है। ए पार्ट है अमीलिया स्पेंट, सही है ये। ऑल द डे इनटू, यहाँ पे शायद कुछ गलती हो सकती है। हर बेडरूम टुडे, ये भी सही है, या फिर नो एरर। सो जो गलती है वो है बी ऑप्शन में। ऑल द डे इनटू नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑल द डे इन हर बेडरूम। अब देखिए, जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं ना, उन्हें पता होगा इन और इनटू में क्या फ़र्क है, बट जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं ना, उन्हें शायद कन्फ्यूजन रह सकती है कि इन हर बेडरूम और इनटू हर बेडरूम में क्या फ़र्क है। सो बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ इन और इनटू में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर कोई चीज़ पहले से ही बेडरूम के, ये ज़रूरी नहीं है बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर किसी भी रूम के अंदर कोई चीज़ पहले से है, सिर्फ चीज़ ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति पहले से है तो हम लिखते हैं इन। और इनटू क्या दर्शाता है? इनटू दर्शाता है अगर हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अमीलिया का एग्जाम्पल लेती हूँ। अमीलिया इज इन द रूम, अमीलिया पहले से ही कमरे के अंदर है, सो वो पहले से ही है तो इसलिए आएगा इन। बट अगर वो कमरे के अंदर जा रही है, अगर गोइंग आ जाए कि अमीलिया इज गोइंग इन द रूम, नहीं होगा, फिर होगा गोइंग इन टू द रूम, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति पहले से ही किसी रूम में है, किसी ऑडिटोरियम में पहले से ही बैठे हैं, सो कोई चीज़ अगर पहले से है, कोई व्यक्ति पहले से है तो आएगा इन। बट अगर हम मूवमेंट दिखाते हैं ना बाहर से अंदर जाने की, तब हम लिखते हैं इनटू, गोइंग इनटू द ऑडिटोरियम, गोइंग इनटू द रूम। आई होप आपको इन और इनटू में फ़र्क पता चल गया होगा अब। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पे है बी ऑप्शन, इनटू की जगह इन होना चाहिए था, कि वो उसने सारा दिन अपने कमरे के अंदर बिताया, ना कि कमरे के अंदर वो जा रही है। जा रही होती तो इनटू ठीक था, बट वो पहले से ही है कमरे में, तो इसलिए इन होना था।
नेक्स्ट अगेन फाइंड द एरर टाइप का क्वेश्चन है ये. देखते हैं इसमें क्या है. ब्रेड एंड बटर आर शेल्डन्स फेवरेट ब्रेकफास्ट, या फिर नो एरर. सो कौन से पार्ट में एरर है? ब्रेड एंड बटर, ए ऑप्शन ठीक है. ब्रेड एंड बटर में कोई गलती नहीं है. आर शेल्डन्स, ये गलत हो सकता है. सी देखते हैं, फेवरेट ब्रेकफास्ट, इसमें भी कोई गलती नहीं है, नो एरर में भी नहीं है. सो आर शेल्डन्स की जगह क्या होना चाहिए था वो हम डिस्कस करते हैं. सो बी ऑप्शन गलत है, बट गलती क्या है वो देखते हैं. आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था इज. अब ये पहली बात तो पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है. ये क्वेश्चन लिया गया है सिंटैक्स से. सिंटैक्स मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वर्ब से अग्री करना चाहिए. ठीक है, कर्ता और कर्म को एक दूसरे से अग्री करना चाहिए. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर के हिसाब से यूज होना चाहिए. अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसी के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन. अब ब्रेड एंड बटर इज शेल्डन्स होना चाहिए था, आर शेल्डन नहीं. बट अब कहीं लोग सोच रहे होंगे ब्रेड एंड बटर तो दो चीजें हैं. ठीक है, ये तो बहुवचन हो गया, ब्रेड और बटर. ठीक है, ब्रेड और मक्खन दो चीजें हो गई, तो लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे तो आर आना चाहिए. बट नहीं, ऐसा नहीं होगा. अब इंग्लिश लैंग्वेज में ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक साथ यूज होते हैं. हम इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में पेयर वर्ड्स. ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर एक पेयर वर्ड है. और ये रूल है इंग्लिश ग्रामर में कि जो पेयर वर्ड है ना उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव. ये सब क्या है? ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, सो ब्रेड एंड बटर इज शेल्डन्स फेवरेट ब्रेकफास्ट. सो ब्रेड एंड बटर एक पेयर वर्ड है. और ऐसे ही ना और भी बहुत सारे पेयर वर्ड्स है, जैसे कि राइस एंड करी. ठीक है, तो राइस और करी ये दो अलग अलग चीज़ों में नहीं काउंट होगा, ये पेयर वर्ड है तो इसके साथ इज ही यूज होगा. हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और उसकी बग्गी. तो ये अलग अलग नहीं है, हॉर्स एंड कैरेज ये एक ही चीज़ है. तो ऐसे बहुत से पेयर वर्ड्स हैं. तो आप रूल लिख लीजिए, हमेशा पेयर वर्ड्स के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. ठीक है, इज या फिर पास्ट में है तो वॉज, आर या वर नहीं. सो जो यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. और ये क्वेश्चन TGT EMRS के एग्ज़ाम में लास्ट टाइम आया था. सेम क्वेश्चन नहीं था बट ब्रेड एंड बटर से ही रिलेटेड था. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको उसमें इज, आर ये सब लगाना था. तो जिनको नहीं पता होगा उन्होंने शायद आर मार्क करा हो. बट अब हमें पता है ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड है, इसके साथ हमेशा इज या फिर सिंगुलर वर्ब ही लगेगा. तो मेक श्योर लास्ट टाइम पेयर वर्ड मतलब सिंटैक्स से क्वेश्चन आया है, आपको जितने भी पेयर वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है वो सारे पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे स्वॉर्ड एंड सिकल, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. तो उन वर्ड्स का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए जो कि पेयर्स में ही यूज होते हैं हमेशा. Next question. Rearrange the parts of the sentence in the given order. In the correct order. हमें एक पहली लाइन दे रखी है in addition to. 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन्हें हमें जम्बल्ड करने हैं, तरीके से लगाने हैं फाइन कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने. सो इन addition to that show a wide variety of movies, many multi-screen commercial cinemas, there are scores of little art houses, many of them with subtitles. So बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं बैठ रहा अगर हम इन्हें जोड़े, तो हमें अब इसे जंबल ऊपर नीचे करके देखना है. सो इसका तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर पहले की वीडियोस देखी है आपने मेरी. गो बाय द ऑप्शंस. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. देखो, जिनकी अच्छी इंग्लिश है ना वो सीधा 2 बारी इसको पढ़ेंगे, वो खुद ही जोड़ के लगा देंगे. बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि सेंटेंस क्या बनेगा तो गो बाय द ऑप्शंस. पहले आप ये ऑप्शन को देखिए, SRQP क्या बन रहा है. मैनी ऑफ देम विद सबटाइटल्स,
सिनेमाज देयर आर स्कोर्स, एस और आर से ही पता चल गया ये कुछ मतलब ही नहीं बैठ रहा। फर्स्ट ऑप्शन गलत कर दो ऐसे। फिर सेकंड को देखो, एस पी क्यू आर, ये भी नहीं बनेगा। तो हम चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो सा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे उसको आप चूज कर लीजिए। इसका एक यही सबसे सिंपल और इजी तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अब आप आइए फोर्थ पे, क्यू आर पी एस क्या बनता है पढ़ते हैं। मेनी मल्टी स्क्रीन कमर्शियल cinemas, there are scores of little art houses that show a wide variety of movies, many of them with subtitles। तो अगर आप चारों ही पढ़कर देखेंगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा वो एस ऑप्शन ही बनेगा, आई मीन फोर्थ ऑप्शन ही बनेगा। सो इसलिए जो हमारा लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल द ईडियम ऑफ द फॉलोइंग, अ रॉ डील। हमें ईडियम बताना है अ रॉ डील का, ठीक है। अ रॉ डील का हमें ईडियम बताना है। सो ये वो कैब ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है। अनजस्ट ट्रीटमेंट, बी ऑप्शन जस्ट ट्रीटमेंट, सी ऑप्शन अनडिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डी फ्रेश डील। जल्दी से आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज अनजस्ट ट्रीटमेंट। मतलब भेदभाव वाला जब हम किसी के साथ ट्रीटमेंट करते हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है, किसी के साथ बुरा व्यवहार हम बोलेंगे तो अ रॉ डील बोलेंगे। कॉट अ टाटर, नेक्स्ट वन इज कॉट अ टाटर। क्या मतलब है इसका? डीलिंग विद एन एक्सपर्ट, forced to leave something, dealing with a troublesome person, या फिर wasting time। So caught a tartar का जो मतलब है वो है dealing with some troublesome person। मतलब हम एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कि बहुत, मतलब जिससे डील करना इजी नहीं है, या तो वो बहुत स्टर्बन है, बहुत ज़िद्दी है, ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, या फिर जो इजीली हार ना माने, जिसको समझाना बहुत मुश्किल है। ट्रबल का मतलब क्या होता है? ट्रबल का मतलब मुश्किल, ठीक है, कोई मुश्किल व्यक्ति। अब मुश्किल कोई व्यक्ति बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वाइल फाइटिंग विद द इंडियन आर्मी, द एनिमी रियलाइज्ड दैट दे हैड कॉट अ टाटर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हमारे ओपोनेंट्स इंडियन आर्मी से लड़ रहे थे, उन ओपोनेंट्स को समझ में आ गया कि वो बहुत मुश्किल बंदों से लड़ रहे हैं। अब मुश्किल बंदे फॉर सो मेनी रीजंस हो सकते हैं कि इजीली हार नहीं मान रही इंडियन आर्मी, या फिर उन्हें हराना इजी नहीं है। सो बेसिकली कॉट अ टाटर का यही मतलब होता है, किसी मुश्किल व्यक्ति से पाला पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेटिसेंट। रेटिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपको ये भी बार बार देखने को मिलता है। सो दी ऑप्शंस वी हैव आर वन हु इज रिजर्व्ड इन स्पीच, वन हु स्पीक्स अ लॉट, स्टर्बन, या फिर वन हु जोक्स अ लॉट। सो जो रेटिसेंट का मतलब होता है वो होता है जो कि बहुत कम बातें करता है किसी व्यक्ति से, या फिर इंट्रोवर्ट होता है। So here the correct answer is the A option, means one who is reserved in speech। मतलब जो अपने आप में ही रहता है और औरों से ज़्यादा बातें नहीं करता। Next question, she is going to look after the cat dash I am away on holiday। तो हमें करेक्ट वर्ड भरना है, क्या आएगा? while, as, before, या फिर what। क्लॉज यहाँ पे क्या यूज़ होगा? हमें करेक्ट क्लॉज को यूज़ करना है। सो शी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट while I am away on holiday। सो जो यहाँ पे यूज़ होगा क्लॉज वो होगा while। है द करेक्ट आंसर इज द A ऑप्शन।
Next question. A sentence has been given with a blank to be filled with the appropriate word or words. Choose the correct alternative. Again, fill in the blank type question है. They dash it difficult to read that book. तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इस ब्लैंक को फिल करना है विद द करेक्ट आंसर. 4 ऑप्शंस है फाउंडेड, फाइंड, फाउंड या फिर फाउंड्स. जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, फाउंड. दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीड दैट बुक. ये पास्ट टेंस में है ये. और ये आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट टेंस में है? बिकॉज दिस का जो पास्ट टेंस होता है, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा है, दिस का क्या हो जाता है? दैट. तो दैट से आपको थोड़ा हिंट मिला है कि ये पास्ट टेंस का क्वेश्चन है. अगर दिस बुक होता तब आप फाइंड लिखते, बट ये दैट है तो फाउंड इसका करेक्ट आंसर है. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. Next, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. Again, ये fill in the blank type question है. अब आपको ना ये नहीं बताया जाएगा ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हैं. जैसे फर्स्ट प्रेपोजिशन का था, नेक्स्ट टेंस का था, तो आपको ये नहीं बताया जाएगा. सिर्फ आपको ऐसे याद है कि आपको इस ब्लैंक को फिल करना है विद द 4 ऑप्शंस गिवन. तो जो हमारा सेंटेंस है वो है मेंटल स्ट्रेस कैन मेक अ पर्सन डैश इन मैनी वेज. इंस्पिरिट, रैले, हेल या फिर ल्यूनाटिक. जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए. ये क्वेश्चन भी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है जो 2021 में एग्जाम हुआ था DSSB का. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ल्यूनाटिक. अब इसको आप तभी भर सकते हो जब आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे. सो बेसिकली ये वो कैब से क्वेश्चन लिया गया है. सो जो मेंटल स्ट्रेस है वो बंदे को ल्यूनाटिक बना देता है. ल्यूनाटिक का मतलब होता है मेंटली अनस्टेबल, मतलब पागल सा बना देता है. जो मेंटल स्ट्रेस है वो बंदे को पागल सा बना देता है. वेराज जो ऊपर के 3 ऑप्शंस है, इंस्पिरिट, सो इसका जो मतलब होता है, एक्चुअली इट्स रैली. रैली का जो मतलब होता है वो है कि जब हम बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं फॉर वन पर्पस, किसी एक पर्पस के लिए. सी ऑप्शन है हेल. हेल मतलब होता है जब हम किसी की तारीफ करते हैं. और हेल का एक मतलब और होता है ओले. जो ओले गिरते हैं हेल स्टॉर्म बोलते हैं, तो उन्हें हेल भी बोला जाता है. सो बेसिकली हेल का मतलब जो यहाँ पे है वो यही मान सकते हैं जब हम किसी की तारीफ करें, किसी के अचीवमेंट्स को लेके. तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ल्यूनाटिक ही है, मतलब पागल सा. सो जो थर्ड का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन. इसका मतलब होता है एनकरेज करना. जब हम किसी को एनकरेज करते हैं. Next question. A sentence has been given with the blank to be filled with appropriate word or words. Choose the correct sentence. So जो हमारा सेंटेंस है वो है, ये क्वेश्चन बहुत ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलते हैं. फॉरवर्ड टू जब लगा होता है तो हमेशा फॉरवर्ड टू के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो वो जेरेंड को फॉलो करता है. जेरेंड क्या होता है? जब हमारा नाउन के साथ आईएनजी लग जाए. तो वृंदा इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. मीट यू नहीं होगा, वो गलत होगा. सो जब भी फॉरवर्ड टू आ जाए तो हमेशा वो आईएनजी फॉलो करेगा. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, मीटिंग. आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वृंदा इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू. मीट यू, मीट्स यू, मीटिंग यू या फिर मीट यू.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है और एक्टिव पैसिव अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जनरल इंग्लिश में। सो वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली, हमारा सेंटेंस है। एक्टिव पैसिव पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है एंड आई एम वेरी श्योर जिन्होंने वो वीडियो देख रखी होगी वो इजीली ये टॉपिक से क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने एक एक चीज़ समझाई है, एक एक रूल समझाया है एक्टिव पैसिव का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप, आई वुड सजेस्ट, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है और अगर आप इसे इजी वे में भी समझना चाहते हैं फिर से, तो एक्टिव पैसिव को आप ज़रूर देखिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो 4 ऑप्शंस है। वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली सेंटेंस है ए ऑप्शन, द प्लान वॉज लुक्ड एट केयरफुली। बी, द प्लान इज बीइंग लुक्ड एट केयरफुली। सी, द प्लान हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली। या फिर डी, द प्लान हैव बीन लुक्ड एट केयरफुली। सो इसमें जो हमें देखना है वो क्या देखना है, मैंने आपको अपनी वीडियो में, पहले की वीडियोस में बता रखा है एक्टिव पैसिव में कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट। सो द प्लान से ही शुरू होगा क्योंकि ऊपर सेंटेंस में द प्लान हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। चारों ही ऑप्शंस में द प्लान से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। अब जो रूल है, अगर हमारे सेंटेंस में हैव या हैज़ यूज़ हुआ है तो क्या कहता है रूल, हम उसके आगे बीन लगाते हैं। हैज़ बीन या हैव बीन हो जाएगा वो। अब वो भी हैव और हैज़ बीन हम कैसे लगाएंगे, ऑब्वियसली हमारा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। तो जो हमारा सिंगुलर है उसके साथ हैज़ बीन लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन लगेगा। तो द प्लान, ये एक ही प्लान की बात हो रही है, बहुत सारे प्लान्स की बात तो नहीं हो रही। तो द प्लान सिंगुलर है, सो इसलिए इसके साथ हैज़ बीन लगेगा। सो हैज़ बीन वाला कौन सा हमारा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सो इसलिए द प्लान हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर is one of the greatest poets that dash ever lived. So ये भी fill in the blank type question ही है। हमें sentence में blank दिया है, उसे हमें fill करना है। Syntax का ये question है और बहुत बहुत ज़्यादा important है ये question। Syntax से बहुत questions आते हैं। Find the error type या तो mostly syntax से आता है या फिर प्रेपोजिशन से आता है या फिर टेंस से। सो मोस्टली फाइंड द एरर टाइप के क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से आते हैं। तो मेक श्योर आपके ये तीनों टॉपिक स्ट्रांग हो तभी आप फाइंड द एरर वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। और सिंटैक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उस पर मैंने एक स्पेशली अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो रूल्स इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स के, सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो वो मैंने अलग से 2-3 वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो रविंद्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स दैट डैश एवर लिव्ड। 4 ऑप्शंस है, हैव, हैज बीन, हैज या फिर हैड बीन। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, हैज़। ये सिंटैक्स ग्रामर का रूल है कि अगर ऐसा लिखा जाता है वन ऑफ दी, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स है, तो पोएट्स यहाँ पे आप ये मत देखना कि पोएट्स है तो प्लूरल है, एस लग गया तो ये बहुवचन बन गया। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। तो ये ग्रामर का रूल है, अगर वन ऑफ द लग गया उसके बाद जो वर्ड होगा उसमें एस लगा ही होगा वन ऑफ द के बाद। जैसे यहाँ पे पोएट्स है तो वन ऑफ द है तो वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैज़, क्योंकि लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। सो इसलिए जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है हैज़, सी ऑप्शन।
सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। एंड चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।